चैप्टर 87 ओमकार और ओजस्वी का सामना। ये बात सुनते ही कि ओजस्वी कॉलेज आ गई है, ओमकार की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ रमन की तरफ देखता है और फिर वहां से उठकर सीधे बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। राजवीर और रमन जैसे ही ओमकार क्लासरूम से बाहर निकलता है तुरंत उसके पीछे दौड़ते हुए निकल जाती है। रेनिका सनाया की तरफ देखकर बोलती है, जो होना था वह तो हो चुका है ना, लेकिन अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो रहा है। कितनी बेशर्म लड़की है, एक दिन भी नहीं बीता मुंह उठाकर कॉलेज चली आई। मैं सच बोल रही हूँ, अगर ओमकार और रमन के बीच में उसकी वजह से दोबारा कोई झगड़ा हुआ ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सनाया इस बात पर उससे से नाराज होते हुए बोलती है, रेनिका प्लीज बस भी करो, क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत एकदम से मर चुकी है? तुम्हें अंदाजा भी है कल ओमकार ने उसके साथ क्या क्या किया, उसके बाद भी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ क्यों नहीं कह देती? कम से कम जो गलत है उसे गलत नहीं बोल सकती तो सही को गलत तो ना बोलो ना। लेकिन रेनिका को तो जैसे किसी बात का कोई लड़की नहीं मिलती। सुनाया कि इस बात पर भी वो मुस्कुराते हुए वहां से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। सुनाया परेशान होते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब मेरे आसपास भी इतने अजीब लोग रहते थे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। हुनकार को पता नहीं क्या हो गया है, आजकल इतनी अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, यह मैच्योरिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है उसके अंदर। इधर ओजस्वी थोड़ी देर अपनी क्लासरूम में बैठे रहने के बाद अपना बैग पैक करती है और उसके बाद जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि अचानक से सामने उसके ओमकारा खड़ा होता है। ओमकार को अपने सामने देखकर ओजस्वी एक पल के लिए घबरा जाती है और फिर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन वह हुनकार से अपनी नजरें चुराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि तभी ओमकार उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मेरी बात तो सुन लो, इतनी दूर मैं तुमसे ही मिलने तो आया हूँ। ओमकार की आवाज सुनकर ही ओजस्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझसे दूर, मेरा हाथ छोड़ो। इतना बोलने के बाद मुझे सिंगार से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ओमकार ओजस्वी हुए चेहरे को मुस्कुराते हुए ध्यान से देखता है और फिर उसे अपने साथ जबरदस्ती खींचते हुए बाहर बैंड की तरफ से लेकर आता है। ओजस्वी पूरे रास्ते खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। ओजस्वी और ओमकार को दोबारा से एक साथ देखकर पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है। रमन ऊपर छत पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सामने नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर वह सामने जाएगा तो ओमकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह उससे झगड़ा जरूर करेगा, इसीलिए वो दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। ओमकार ओजस्वी को ग्राउंड में लाने के बाद उससे सवाल करता है, हाँ तो बताओ, तुम इतनी जल्दी कॉलेज क्यों आ गई और इस तरह शांति से मेरे साथ ग्राउंड में क्यों आ गई? देखो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा भी तो एक स्टेटस है ना। मुझे इस बात पर एकदम से परेशान हो जाती है और थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलती है, ओमकार बस करो, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची है, अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। अब तुम्हारा जो दिल चाहा तुमने किया, मुझे शर्मिंदा करने के लिए तो मेरे दिल से खेले। इतना ही नहीं, तुमने तो मेरा कैरेक्टर भी जज कर दिया। क्या तुम थक नहीं गए? तुम में जरा भी इंसानियत नहीं बची है? ओमकार इस बात पर ओजस्वी के बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और गुस्से से उसे देखते हुए बोलता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब तुमने ओमकार रघुवंशी से पंगा लिया था। तब तो तुम बहुत उछल रही थी, पूरे कॉलेज में अपनी फोटो ली थी, बढ़ा रही थी, मेरा स्टेटस डाउन कर रही थी, तब तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है? ओजस्वी इस बात पर रोते हुए बोलती है, हाँ नहीं आया था मेरे दिमाग में एक बार भी ख्याल, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम किसी की जिंदगी का इतना अहम रिश्ता शर्मिंदा कर सकती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिरे हुए हो। ओमकार इस बात पर चिल्लाते हुए बोलता है, बस एक और शब्द ना बोलना वरना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुंदर तुम्हें यही दिखाऊंगा मैं। और क्या कह रही हो तुम? कैरेक्टर? मैंने तुम्हारा कैरेक्टर चेंज किया? तुम जो कुछ हो वही लोगों के सामने आया है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक हफ्ते भी नहीं बीते थे, तुम तो मेरे साथ न जाने क्या क्या करने के सपने देखने लगी थी। अगर एक दो बार मैंने तुमसे पूछा होता तो तुम तो मेरे साथ हम बिस्तर भी हो जाती। ये बात सुनकर ओजस्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन ओमकार उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छुआ, क्योंकि मेरे छू लेने मात्र से तुम्हारी औकात बढ़ जाती। अरे तुम जैसी हजार लड़कियां मेरे एक इशारे पर मेरे पास आ सकती हैं, समझी तुम? मुझे इस बात पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में ही प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर ओमकार से बोलते हैं, यह क्या बदतमीजी है उनका, तुमने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो उसे वरना अभी तुम्हारे फादर को कॉल करूंगा मैं। ओमकार इस बात पर तुरंत ओजस्वी का हाथ छोड़ता है और प्रोफेसर की तरफ देखकर बोलता है, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप मेरे फादर को कॉल करके बुला लीजिएगा। प्रोसीजर इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, अब इसमें सुनना क्या बाकी रह गया है? तुम कभी नहीं सुधरोगे, ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे।
तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत का तुम्हारी फादर और उनके स्टेटस पर क्या फर्क डाल सकता है। ओमकार इस बात पर एक दिन सीरियस होते हुए बोलता है, सर आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी बात पर सफाई नहीं देता हूं, लेकिन आज मैं सफाई देना चाहता हूं, क्या एक बार आप मेरी बात सुनेंगे। ओजस्वी फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन वो कार को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। प्रोफेसर ओमकार की इस बात पर बोलते हैं, जो कुछ भी बोलना चाहते हो जल्दी बोलो, वैसे भी मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। ओमकार इस बात पर ओजस्वी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, सही लड़की जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है। कल इसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे प्रपोज किया और आज मुझसे क्या चाहती है ये तो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। आपको यकीन ना हो तो कॉलेज में किसी से भी पूछ लीजिए, लगभग पूरा कॉलेज वहां मौजूद था जिस वक्त इस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। श्री यकीन मानिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है। ओजस्वी इस बात पर ओमकार से बोलती है, कितने बेशर्म और घटिया हो तो सर, यह सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा इसने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। ओमकार इस बात पर तुरंत प्रोफेसर से बोलता है, सर आप ही कहते हैं ना कि बात नहीं सुबह चलेगा, आप कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कल इस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था या नहीं। इस बात पर प्रोफेसर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं, कुछ लड़कियों की तरफ। वो लड़कियां एक एक करके बताती हैं कि हाँ कल मुझे स्वी ने ओमकार को पार्टी में सबके सामने प्रपोज किया था और आज शायद वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ओजस्वी चिल्लाती रह जाती है कि यह सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रोफेसर के सामने इतने सारे रूप आ जाते हैं कि उन्हें मजबूरन होकर की बात माननी पड़ती है और वो ओजस्वी की तरफ देखकर बोलते हैं, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि तुम लड़की होकर ऐसा काम कर सकती हो। तुम्हें अंदाजा भी होगा अगर यह बात तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। ओजस्वी इस बात पर रोते हुए बोलती है, सर मेरे यकीन के लिए ये सब कुछ झूठ है। मैंने ओमकार को कल प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ उसके प्रपोजल का जवाब दिया था और आज ही जो कुछ भी कहना चाहता है सरासर झूठ है। सर प्लीज मेरी बात को समझिए और मानिए। प्रोफेसर इस बात पर बोलते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ, हालांकि तुमने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें पूरे साल के लिए भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए 1 महीना काफी होगा। रमन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो ना चाहते हुए भी अपने आप को रुके हुए होता है। लेकिन प्रोफेसर की बात सुनकर जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वह दौड़ते हुए बीच में आ गया और प्रोफेसर से बोला, सर ये लड़की हुनकार को बहुत पसंद करती है, इसलिए भावनाओं में बह गई थी, प्लीज आप इसका 1 महीने के लिए रेस्टिकेट न करें। ऐसे में इसकी कितनी सारी क्लासेज बंद होंगी और एग्जाम भी तो सर पर है। एक बार मेरे कहने पर माफ कर दीजिए, इसे मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर इस बात पर बोलते हैं, तुम इस लड़की की तरफदारी क्यों कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी कुछ लगती है। कैसी लड़कियों से दूर रहना ही बेहतर है। हाँ जिसने ओमकार को मोहरा बनाया है कल तुम्हें भी बना सकती है। रमन इस बात पर गुस्सा होते हुए प्रोफेसर को धमकाते हुए बोलता है, बस अब आप ज्यादा बोल रहे हैं, यह मत भूलिए कि मेरे फादर हुनकार की फादर की तरह नहीं है जो आकर मुझे डांटेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कुछ करवा सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे रेस्टिकेट ना करें, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि दोबारा यह ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। प्रोफेसर बात को बढ़ता देख समझ जाते हैं कि हम अलग गुस्से में आ गया है, वो यह नहीं देखेगा कि कितने लोगों के बीच में है, वो प्रोफेसर की बेइज्जती भी कर सकता है। ये सोचने के बाद प्रोफेसर रमन की बात मान जाती है और उसके बाद ओजस्वी की तरफ देखकर बोलते हैं, ठीक है मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं और ओमकार भी रमन और ओजस्वी तो मुस्कुरा कर देखता है और फिर बगल से गुजर जाता है। राजवीर को भी कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे सब कुछ कैसे हो कि ओजस्वी की बेइज्जती उससे भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन रमन का ओजस्वी के करीब जाना ये तो और भी ज्यादा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। खैर क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 88 रमन और राजवीर का झगड़ा। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले जाते हैं और ओजस्वी वहीं बैठकर रोने लगती है। रमन ओजस्वी के थोड़ा सा करीब जाता है उसे उठाने के लिए, तभी राजवीर उससे भी पहले पहुंच जाता है और अपना हाथ ओजस्वी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, इस तरह टूटने से काम नहीं बनेगा, उठाओ और फिर अपनी लड़ाई की और बढ़ो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, चलो उठो। रमन राजवीर को ओजस्वी से बात करता देख काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह ओजस्वी से इस तरह बात क्यों कर रहा है, जैसे ये पहले से ही उसे जानता हो। इसके पहले ओजस्वी कुछ भी बोल पाती कि रमन आगे बढ़कर राजवीर को धक्का मारते हुए बोलता है, अब ये क्या नया ड्रामा लगा रखा है तुमने, तुम ही लोगों से कब से इतनी हमदर्दी होने लगी। हर एक बात बताओ मुझे, तुम होते कौन हो ऐसे सलाह देने वाले कि इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे सर इस बात पर उन दोनों की तरफ पलट कर देखती है कि ये दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तभी राजवीर एकदम मासूम सा चेहरा बनाते हुए खुद को एकदम बेकसूर दिखाते हुए बोलता है, देखो मुझे पता है कि पिछले दिनों हमारे रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी ओजस्वी मेरी अच्छी दोस्त है।
राजवीर के मुंह से यह बात सुनते ही रमन उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, खबरदार अगर एक और शब्द बोला तो तुम जैसा घटिया इंसान किसी को दोस्त कैसे बना सकता है। मुझे पता है कि इसके पीछे जरूर कोई प्लानिंग चल रही है। तुम्हारी जो कुछ भी है तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे होते हुए तुम कभी भी ओजस्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ओजस्वी उन दोनों को आपस में इस तरह झगड़ा करते हुए देख उठ खड़ी होती है और रोते बोलती है, प्लीज रमन बस करो, कम से कम तुम दोनों आपस में झगड़ा तो मत करो। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ और तुम लोग मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ खुद ही देख सकती हूँ। तुम दोनों यहाँ से जाओ, अभी तुरंत चले जाओ मुझे छोड़कर। ओजस्वी की इस बात को सुनने के बाद रमन कुछ भी बोलने की कोशिश करता कि उसके पहले ही ओजस्वी दोबारा बोलती है, अगर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो मैं जरूर बुलाऊंगा। प्लीज मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और ज्यादा परेशान ना हो तो। रमन इस बात पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वहां से पैर पटकती हुए राजवीर को घूरते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। राजवीर अमन के जाने के बाद ओजस्वी से बात करने की कोशिश करता है कि तभी ओजस्वी उसे भी जाने को कह देती है। राजवीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कह सकता था। वो ना चाहते हुए भी ओजस्वी के पास से दूसरी तरफ चला जाता है। श्रेया और माहिरा उसके पास आ जाती हैं। श्रेया ओजस्वी से बोलती है, यार हमने जितना सोचा था ओमकार तो उससे भी ज्यादा घटिया निकला। तुम्हारी तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता ही जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ कैसे रोका जाए। तुमने तो उसे कुछ कहा भी नहीं इस बार, फिर भी उसने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। वो तो शुक्र है रमन का जो उसने बीच में आकर बात संभाली, वरना आज तो तुम्हारा रिस्टिकेशन भी हो जाता। ओजस्वी इस बात पर कोई जवाब नहीं देती और हुनकार के बारे में सोचते हुए अपनी दोनों आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, वो दिखा ली मैंने शराफत। वादा रहा आज से ओजस्वी की आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरेगा। अब मैं सच में डटकर ओमकार का सामना करूंगी। सीसी कॉलेज में आऊंगी और उसी के आंखों के सामने 24 घंटे रहूंगी और वो जो कुछ भी करेगा न्यू से ऐसा बताऊंगी कि उसके करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। मैं उसकी हर बात मानूंगी। देख लेना, अगर 1 महीने के अंदर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया तो मेरा नाम भी ओजस्वी नहीं। इतना बोलने के बाद ओजस्वी सीधे हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। श्रेया और महिला भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ओजस्वी ऐसा क्या करेगी, और फिर वो दोनों भी पीछे पीछे उसके निकल जाते हैं। ओजस्वी जैसे ही अपने हॉस्टल की तरफ उड़ती है, सामने गेट पर ओमकार अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। ओजस्वी उसे देखकर एक पल के लिए परेशान तो होती है, लेकिन एकदम से इग्नोर करते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ती है और 1 सेकंड के लिए भी अपने कदम नहीं रोकती। ओजस्वी जैसे ही उन कार के सामने से निकलने की कोशिश करती है, वो पर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वजह से तुरंत जोर से धक्का देते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर दोबारा से स्टील के गेट के अंदर घुस जाती है। उनका ये देखने पर बहुत ही तेजी से हॉस्टल के अंदर घुसता है और ओजस्वी का हाथ पकड़कर उसे गेट के बगल बनी बाउंड्री के दीवार में चिपका रहता है और उसकी बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। ओजस्वी दोबारा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार ओमकार की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। दोनों एक दूसरे को एकदम से दूर कर देख रहे होते हैं और काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत नजर आ रही होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नफरत और मोहब्बत की डोर बहुत पतली होती है, कब एक हावी होकर दूसरी ओर चला जाए पता भी नहीं चलता। शंकर को इंतजार होता है कि वजह से ही उससे पूछे कि उसने उसे क्यों रोका है। काफी देर इंतजार करने पर भी हो जाए, इसलिए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और ओमकार की आंखों में देख रही होती है, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल रही होती है। तो ओमकार खुद ही बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा होगा इस बात पर कि तुमने आखिर मुझसे पंगा लिया ही क्यों। इस बात पर हो जैसे एक अनचाही सी स्माइल करती है और फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। ये देखकर हुनकार थोड़ा सा परेशान होता है और फिर बोलता है, अभी भी इतनी अकड़, इतना गुरूर, ये सच में है या सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बहुत रोना आ रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम एकदम से बदल गई और हंस रही हो। ओजस्वी इस बात पर जवाब देती है, मुझे छोड़ो, एक बार खुद को देखो, मेरी तो एक हंसी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी एक हंसी पर तुम्हारे जहन 100 सवाल उठ रहे हैं। खैर जो भी हो, अब तुम मुझसे यह उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारी किसी भी हरकत पर होंगी। हालांकि अब मैं तुम्हें जवाब भी नहीं देना चाहती है, क्योंकि शायद मैं सच में हार मान चुकी हूँ, लेकिन अब मैं रोना नहीं चाहती है, वो भी तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। इस बातें ऑनकर मुझे श्री के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। हर्ष के थोड़ा सा और करीब आ जाता है। ओंकार ओजस्वी के लगभग कितना करीब आ चुका था कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। ओजस्वी अपना मुंह फेर लेती है। ओंकार दोबारा बोलता है, देख रहा हूं यह वही चेहरा है जो कल पूरी रात मुझे याद करके रोया है और मुझसे प्यार की उम्मीद कर रहा है। खैर यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी जगह पता चल गई। ठीक है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोती हो या नहीं, बस तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ओजस्वी और ओमकार एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि श्रेया और महिला भी गेट के अंदर आ जाते हैं। उन दोनों को इतना पास देखकर श्रेया बोलती है, ओमकार ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, और तुम यहाँ क्या करने आए हो।
इस बात पर ओमकार एक बार श्रेया की तरफ देखता है और फिर ओजस्वी की तरफ देखकर उसका हाथ छोड़ देता है और 2 कदम पीछे लेने के बाद श्रेया से बोलता है, तुम्हें लगता है कि मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? अगर मैं चाहूं तो इस हॉस्टल में भी आ सकता हूं, तुम्हारे रूम तक भी। और मैं यहाँ क्यों आया हूं मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी है तुम लोगों को जानना। खैर जो भी हो, मिलते हैं कल कॉलेज में एक नई यादगार दिन के साथ। इतना बोलने के बाद ऑन करो जैसे को देखते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन वजह से एक बार भी पलटकर ओमकार को नहीं देखती और वह भी अपने दोस्तों के साथ रूम में चली जाती है। लकी ओमकार से बोलता है, क्या हुआ भाई, कोई बात हुई तुम्हारी? उससे क्या कहा? उसने कॉलेज छोड़ रही है या नहीं? ओमकार इस बात पर अंदर अपनी गाड़ी में बैठे हुए मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो इतनी आसानी से कॉलेज छोड़कर जाए। तुम लोग पागल हो क्या? बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करते हो? खुद सोचो, अगर वो कॉलेज छोड़ के चली जाएगी तो तुम्हारे पास मनोरंजन के लिए कुछ बचेगा क्या? लकी और संजू इस बात पर हंसने लगते हैं, लेकिन साहिल एकदम से खामोश होता है क्योंकि शायद उसे और वजह से की दशा देखकर दया आने लगी थी। और फिर वो लोग भी हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। इधर रूम में आने के बाद ओजस्वी कुछ ऐसा ट्वीट कर रही होती है जैसा कुछ हुआ ही ना। आराम से जूते निकालकर अपने बेड पर बैठ जाती है और ओपन बुक निकालकर पढ़ने लगती है। श्रेया और माहिरा पहले तो थोड़ी देर उसकी इस हरकत को नजरअंदाज करते हैं और फिर बर्दाश्त ना होने पर श्रेया उसके पास आ जाती है और बोलती है, ओजस्वी प्लीज ऐसे तो रिएक्ट ना करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने देखा ना वह कैसे धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारे रूम तक भी आ सकता हूँ। हमें कुछ तो करना होगा। हमेशा करते हैं, दोबारा से उसके फादर को कॉल करके सारी बातें बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसको समझा सकते हैं अच्छे से। ओजस्वी इस बात पर श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, मैंने तुम्हें कहा ना कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कुछ महसूस किया है और उसके बाद एक डिसीजन लिया है कि कल से मैं कॉलेज में कुछ इस तरह से एंट्री लूंगी जैसे मैं पहले दिन गई थी। इनफैक्ट थोड़े बहुत अच्छे बदलाव भी करेंगे, जैसे तुम लोग चाहती थी कि मैं जाऊं बिल्कुल वैसे ही मैं भी कॉलेज में है अपने अच्छे दोस्त बनाऊंगी और उनके साथ अच्छा वक्त गुजार उनकी धीरे धीरे उनका मेरा पीछा छोड़ ही देगा। माहिरा और श्रेया काफी कंफ्यूज होते हैं, वो जैसे कि इस डबल मीनिंग बात को सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वजह से एग्जैक्ट में करना क्या चाहती है। लेकिन मुझे इस भीड़ में कुछ भी क्लियर बता भी तो नहीं रही थी। खैर क्या चल रहा था ओजस्वी के दिमाग में, क्या करने वाली थी वो नया, और क्या उसकी इस प्लानिंग उसे ओमकार सच में पीछे हट जाने वाला था, उसका पीछा छोड़ देने वाला था? आगे की इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।